है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स लेकर आते हैं। अगर आपके पास भी कोई भी सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हम शाम के सत्र में आपके सभी सवालों के जवाब भी देते हैं। जो भी किसान हमें देख रहे हैं उनके लिए भी सलाह है कि वो आप हमें अपने खेती किसानी से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां हैं उसका वीडियो बनाकर भेज दें। आपके वीडियो को हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए दिखाएंगे। अब हर खेत की कहानी हम देश की कहानी बनाएंगे। खेती किसानी से जुड़ी हर परेशानी हमें साझा कीजिए। वीडियो बनाए, वीडियो नहीं बना पाते हैं तो फोटो खींच कर भेजिए। फोटो नहीं खींच पाते हैं तो नॉर्मल मैसेज के जरिए भी आप हमें भेजें। हर शिकायत बनेगी हमारी मुहिम का हिस्सा, और स्वदेश पर लगातार आपकी आवाज को हम बुलंद करने की कोशिश करेंगे। किसान की आवाज को स्वदेश की आवाज बनाएंगे। तो अब नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपनी दिक्कतें हमें भेज सकते हैं। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चांदी की, क्योंकि चांदी लगातार नया रिकॉर्ड घरेलू बाजार में बनाती जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में करीब करीब अगस्त 2011 की ऊंचाई पर है और घरेलू बाजार में 1,16,000 रुपए। हमारे साथ दिनेश सोमानी जी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, और किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल से, और मैं हूं विश्व मोहन। सबसे पहले सोमानी जी, आपसे चांदी पर आपकी राय क्या बन रही है? इस तेजी के बाद क्या लग रहा है, कितनी और तेजी बची हुई है? क्या करना चाहिए करंट लेवल पे? जो आज ट्रेड करना चाहते हैं, जो पोजिशनली ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सलाह है? जी नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। जी बिल्कुल, सिल्वर की जो मोमेंटम है इस साल के लिए काफी सकारात्मक रही है। अभी तक करीब करीब 35 से 36% का गेन हमने आता हुआ देखा है। और जब भी सिल्वर की एक मल्टीयर हाई क्रॉस होता है तो उसके बाद में करीब करीब 40 से 50% का इसमें इजाफा आता है, क्योंकि हमने नॉर्मली देखा। इसका जो पहला रेजिस्टेंस था 1,02,000 का था, उसके बाद में 1,08,600 का था, और अब ये 1,16,600 ये अगला रेजिस्टेंस जोन है। कोई इंट्राडे प्लेयर अगर इसमें ट्रेड करना चाहता है तो मेरे लिए आज एक डिप का इंतजार करना चाहिए। 15,100 15,200 यह दायरा है, एक सपोर्ट जोन है, डिमांड एरिया है, जहां पर मुझे लगता है शायद प्रोबेबली इवनिंग सेशन में ये रिटेस्ट करे। उन लेवल पर लिया जाना चाहिए। ऊपर में 1,14,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 1,16,600 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। थोड़ी सी मुनाफा वसूली मुझे लगता है कि 1,16,630 के आसपास इसमें आनी चाहिए। ओके किशोर सर, आपकी राय चांदी को लेकर क्या लग रहा है? चांदी की जो रैली चल रही है कब तक चलने वाली है? विश्वमोहन, आई थिंक चांदी जो अपना पहले का जो फोरकास्ट है 1,35,000 1,40,000 तक जा सकता है, जो $42 से लेके $45 तक अपसाइड है। वो अभी भी बरकरार है। आप इवन अगर $42 तक भी अगर देखें तो यहाँ से 10-12% अवे है। तो 10-12% में आपको कम से कम 15-18 हज़ार रुपए आपको अपसाइड है। हालांकि मैं बिकॉज काफी इन्वेस्टमेंट फ्रेंजी है, काफी लोग जो मिस हो गए हैं जो रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए, उन लोग पैनिक हो रहे हैं। वो मिस्ड आउट फीलिंग की वजह से ऊपर ऊपर में ले रहे हैं। तो थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए। यहाँ पे आप क्वांटिटीज थोड़ा कम रखिए, रिस्क कंट्रोल में रखिए, बिकॉज यहाँ पे आपको 5-6%, 7-8% का करेक्शन कभी भी आ सकता है। और सिल्वर हाईली वॉलेटाइल मेटल होता है। हालांकि रिटर्न इसमें बन सकता है, आपको 15-18%, 20% रिटर्न बन सकता है अगले 6-8 महीने में, 10 महीने में, बट इट कम्स विथ वॉलेटिलिटी। ये ध्यान रखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। आज इंट्राडे के लिए तो बिल्कुल यहाँ पे कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे 1,15,500 के आसपास यहाँ पे बाइंग का सलाह दे सकता हूँ। 1,16,600 16,700 तक भी आपको अगेन 1,000-1,200 रुपए के आसपास का अपसाइड फर्दर मिल सकता है। बट आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे ऊपर नीचे जो उसका जो वॉलेटिलिटी है वो आपको टॉलरेंस लेवल होना चाहिए। तो आपके पास टॉलरेंस लेवल हो तो एंट्री एग्जिट सबसे अहम होती है चांदी के अंदर में। कब आप एंट्री करते हैं, कब राइट टाइम पे एग्जिट करते हैं, तो स्किल ट्रेडर के लिए ये ज़्यादा बेहतर इंस्ट्रूमेंट होती है। नहीं तो आप चुपचाप वेट करें, डिप का इंतजार कर ले, लंबे समय के लिए खरीदारी करें, फिर आपको 15-20% तो यहाँ पे एक साल में बन जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए एंट्री एग्जिट पता होनी चाहिए कि कब निकलना है, कब आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। आज के लिए 1,15,500 पे किशोर सर को लगता है कि एंट्री कर सकते हैं। 1,16,600 16,700 तक भी जाने की संभावनाएं यहाँ पे दिख रही है। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी साइलेंटली 1 लाख के ऊपर जा चुका है।
क्या अब इस भाव के ऊपर क्या करना चाहिए किशोर सर? गोल्ड में क्या रणनीति बनानी चाहिए? 1 लाख के ऊपर पता ही नहीं लगा कब चला गया है सोना। सी गोल्ड में आई थिंक काफी हद तक जो पॉजिटिविटी और न्यूज़ डिस्काउंट हो चुका है एंड काफी लोगों को ये लगता है कि भाई बहुत चल गया, अभी क्या चलेगा ऐसा है। बट जो हालांकि जो स्ट्रक्चरल ट्रेंड है सो गोल्ड में अब दो चीज देखना चाहिए। स्ट्रक्चरली मतलब अगले 2 3 4 साल 5 साल के लिए स्ट्रक्चरली अभी भी बहुत जगह है, बहुत जगह है। बट आप टैक्टिकली देखिए, टैक्टिकल का मतलब है कि अगले 15 दिन 20 दिन 2 महीने का आप अगर अंतराल देखें तो हमारा व्यू है कि एक रेंज में ये ट्रेड करेगा, ऊपर में $3500, नीचे में $3200 के आसपास, या मे भी $3100। मतलब ये $300 से $400 का रेंज में ट्रेड करना चाहिए। एंड $3550 मतलब इंडिया में 1,12,000 1,15,000 के ऊपर जाने के लिए इसको बहुत बड़ा रीजन चाहिए। बट स्ट्रक्चरली क्यों, अगर मैं 3 4 साल के लिए अगर देखूं तो क्यों तेजी है? आई थिंक डी डॉलराइजेशन और ग्लोबली जो डॉलर के ऊपर या फिएट करेंसीज के ऊपर ही जो भरोसा उठ रहे हैं उसके लोगों को, और जो इन्फ्लेशन और जो डेप्रिसिएशन ऑफ परचेजिंग पावर जो बोलते हैं, अगर उनके वजह से आपको गोल्ड का जो तेजी है वो बरकरार रहेगा। बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि एक रेंज में ट्रेड होना चाहिए, और रेंज थोड़ा सा वाइड है। जो अगर मैं डॉलर टर्म्स में बोल रहा हूँ तो 10% का रेंज है इंट्राडे के लिए। इवन एट करंट लेवल्स अगर थोड़ा नीचे आता है तो वहां पे खरीदारी करके चलना चाहिए। 1 लाख के ऊपर का जो टारगेट्स मतलब 1,05,000 700 रुपए के आसपास का अपसाइड टारगेट हो सकता है, और 99,600 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये इंट्राडे के लिए कॉल है 1,05,000 के लिए, और 99,600 का स्टॉप लॉस लगा ले। लेकिन अभी भी स्ट्रक्चरली ये बुल फेज में है गोल्ड, तो अभी भी भरोसा यहाँ पर कायम है। तो हर डिप में यहाँ पे आप देख भी रहे हैं जिस तरह से एक डिप आया 97,000 के आसपास का, वहाँ से फिर तेजी से 1 लाख के ऊपर वापस से सोना चला गया। आप बताइए सोमानी जी, आपकी राय गोल्ड पर? विश्वमन जी, गोल्ड के लिए जितनी भी नेगेटिव न्यूज आ रही है गोल्ड फैक्टर्ड इन कर रहा है, और एक उसको पॉजिटिव न्यूज पर ये तुरंत रिएक्ट कर जा रहा है। एक बार ऐसे लग रहा था कि 95 और 98,500 ये दायरा मुझे लगता रहा था कि करीब करीब 15 से 20 दिन तो मेंटेन करेगा। लेकिन जैसे 98,500 का लेवल इसने ब्रीच किया, तुरंत इसने 2,000 रुपए का मूव लिया है। और प्राइजेस जो है अगर इंटरनेशनली भी गए हम तो ऑल टाइम जो हाई $3,500 उसके लगभग आने की पूरी संभावना जता रही है। साथ ही साथ जो इंडियन मार्केट में 1,01,000 का हाई लगा था वो भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में छूने की ये पूरी चेष्टा करेगा। 2 दिन में अगर मैं बात करूं तो करीब करीब उसने 2,000 रुपए की मूव ऑलरेडी ले चुकी है। आज मुझे लगता है कि 1,40,000 1,50,000 के आसपास गोल्ड के डिप लेगा, तो एक बाय करने का अच्छा अवसर रहेगा। 1,05,000 1,0850 ये अपसाइड पोटेंशियल मुझे इसमें नजर आता है, और 99,800 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। जो मोमेंटम है सिल्वर के पीछे गोल्ड का भी मोमेंटम अभी स्ट्रांग हुआ है, और मुझे लगता है कि आने वाले नेक्स्ट वीक में मुझे लगता है ये ऑल टाइम हाई निश्चित तौर से क्रॉस। ओके, चलिए गोल्ड के बाद क्रूड की चाल कर देख लेते हैं। क्रूड में 3 दिनों की नरमी के बाद आज यहाँ पे थोड़ी बहुत तेजी दिख रही है। कच्चा तेल आधे % की तेजी के साथ 5,665 के ऊपर है MCX पर, और कुछ जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है उसके साथ यूएस के ट्रेड डील हुए भी हैं, और कई पार्टनर्स के साथ बातचीत भी चल रही। तो लग रहा है कि 1 अगस्त से पहले ज़्यादातर पार्टनर्स के साथ यहाँ पे डील हो जाएगी, उससे भी सपोर्ट मिल रहा है। किशोर सर, क्या लग रहा है क्रूड की चाल आगे किस तरह की रह सकती है यहाँ से? विश्वमोहन, आई थिंक जैसा आपने बताया कि यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिविटी ये है कि ट्रेड डील्स के ऊपर जो इंडिविजुअल बायलैटरल डील्स के ऊपर बातें चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो पॉजिटिविटी वहां से आया है। थोड़ा यूएस का इन्वेंट्रीज हल्का सा कमजोर हुआ है, तो उससे भी थोड़ा पॉजिटिविटी आ रहा है। एंड यू का जो फर्दर सैंक्शंस पैकेज जो है उसके वजह से भी थोड़ा पॉजिटिविटी आया है। बट मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा एक्सपेक्टेड है, इसमें रैली एक्सपेक्टेड है। तो मैं अगर थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे आता है तो वहां पे मैं बिकवाली पसंद करूंगा। 5,730 के आसपास, मतलब इवन करंट लेवल से 70-80 रुपए ऊपर अगर जाता है तो वहां पे मैं बिकवाली का राय दे दूंगा। 5,780 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, एंड नीचे में 5,600 5,620 तक आपको डाउनसाइड हो सकता है। सो करंट लेवल से थोड़ा वेट करना चाहिए। $1 अगर ऊपर जाता है तो वहां पे बिकवाली का राय हो सकता है।
ये रहा क्रूड पर आपकी तरफ से है। ऑप्शंस में कुछ मौके दिख रहे हैं क्या सोमानी जी आज क्रूड में? जी बिल्कुल, जैसा किशोर सर ने कहा कि एक दायरा है, एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में ही ट्रेड कर रहा है। 5570 ये डाउन साइड सपोर्ट लेता है और 5730 से 50 की जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस जोन, वहां पर बार बार वहां से नीचे आने का प्रयास करता है। तो मौजूदा स्तर पर अभी ये बीच में ट्रेड कर रहा है। मेरे लिहाज से 5730 5735 के लेवल्स आने का इंतजार करना चाहिए। वहां पर शॉर्ट सेल किया जा सकता है 5620 के लक्ष्य के लिए। 5750 5780 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। मेरे लिहाज से यहाँ से अगर 50 रुपए बढ़ता है तो 5700 की पुट लेना बेहतर साबित हो सकता है। ओके, तो क्रूड की बात हो गई है, मेटल्स की बात कर लेते हैं। मेटल्स की चाल अगर आज देखें तो ज़्यादातर मेटल्स आज नरमी दिखा रहे हैं। एल्युमिनियम कमज़ोर है 254 के आसपास, जिंक में गिरावट है, लेड कमज़ोर है, कॉपर भी सुस्त दिख रहा है 897 के आसपास। किशोर सर, यहाँ किस तरह की चाल दिख रही है पूरे ही बेस मेटल्स पैक की? आई थिंक बेस मेटल्स में भी अगेन ट्रेड डील्स का असर थोड़ा बहुत रहेगा। अगेन अगर चाइना के ऊपर कुछ पॉजिटिविटी आ सकता है, सो बेसिकली अंडरलाइंग फंडामेंटल्स तेजी का है। बट जो है डॉलर एंड जो स्लाइटली ट्रेड डील्स को लेकर जो नर्वसनेस है मार्केट में, उसके वजह से भी ये ओवरऑल एक रेंज बाउंड मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है इसमें। एंड इंट्राडे में अगर देखेगा तो मैं थोड़ा सा नीचे के स्तर पे 894 के आसपास कॉपर आता है तो वहां पे मैं खरीदारी करना पसंद करूंगा। 891 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ऊपर में 903 के आसपास का टारगेट हो सकता है। कॉपर पसंद है 903 तक के टारगेट के लिए, 891 का स्टॉप लॉस लगा ले। सोमानी जी, आपको क्या पसंद है पूरे ही बेस मेटल्स पैक में? कहाँ कन्विक्शन ज्यादा दिख रहा है? बेस मेटल्स का सबसे बड़ा कंसर्न था जहां रियल एस्टेट सेक्टर जो है, चाइना का जो कोलैप्स हो रहा था, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग नहीं बढ़ रही थी। बट धीरे धीरे वहां पर अभी स्पेंडिंग शुरू हुई, तो बेस मेटल्स में पिछले 3 दिनों में अच्छा एक मूव आता हुआ देखा है। जो जिंक का लेवल था नीचे में 258 259 के आसपास के लेवल से 270 के लेवल हमने आते हुए देखे। एल्यूमिनियम 247 255 के लेवल्स देखे, और कॉपर भी है 880 के लेवल से 900 के आसपास के लेवल्स देखे हैं। इंट्राडे के यहाँ से मुझे लगता है कि आज कॉपर कहीं अगर 895 70 का लेवल दिखाता है तो एक खरीदारी का अच्छा अवसर रह सकता है 903 904 के लक्ष्य के लिए, और 891 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। कॉपर मुझे लगता है बेटर परफॉर्म करेगा आज अन्य बेस मेटल से मुकाबले। ओके, तो आप दोनों को कॉपर ज्यादा यहाँ पे पसंद आ रहा है। नेचुरल गैस को देखें तो नेचुरल गैस यहाँ पर आज कमजोर है, हल्की गिरावट है 283 के आसपास। यहाँ किस तरह की चाल दिख रही है एनजी की, किशोर सर? आई थिंक अगेन नेचुरल गैस में प्राइसेस पिछले हफ्ते अराउंड 2-3% के आसपास आपको गिरावट देखने के लिए मिला है। उसमें जो वीकनेस है मेरे हिसाब से कंटिन्यू रहना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में इसमें कुछ ट्रेंड रिवर्सल के एक्सपेक्टेशंस कम है। एंड ओवरऑल में इसमें वीकनेस जारी रहेगा। एंड इवन एट करंट लेवल्स में इसमें थोड़ा ऑप्शन साइड जाऊंगा तो 280 जो करंट एट द मनी जो पुट है वो खरीदने का सलाह दूंगा। इसमें जुलाई वायदा में 6 रुपए के आसपास मिल रहे हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉसेस बहुत छोटा, मतलब 4.5 रुपए के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अपसाइड में 9 9.5 रुपए तक इसमें एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। एट द मनी पुट ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं, वहां पे रिस्क आपको थोड़ा कम रहेगा। ओके, तो एट द मनी पुट ऑप्शन 280 के स्ट्राइक के पुट ऑप्शंस खरीदने की राय है आपकी। सोमानी जी की क्या राय है? ऑप्शंस में आपके पास भी कोई ट्रेड है क्या इस तरह के? जी बिल्कुल ऋषभ मोहन जी, इसमें निरंतर वीकनेस दिखाई दे रही है। 308 309 312 के लेवल्स जाने के बाद वहां से सडन हमने कोलैप्स आता हुआ देखा। जो 280 के लेवल्स देखे हैं, 30 रुपए का फॉल, मतलब ऑलमोस्ट 10% का फॉल इसमें आ चुका है। यूएस में वहां पर गैस की इन्वेंट्री निरंतर बढ़ रही है। जो पिछले महीने में हमने देखा था, इन्वेंट्री काफी बढ़कर है, ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल पर है, और जुलाई महीने भी इन्वेंट्री बढ़ने की पूरी पूरी संभावना वहां पे दिख रही है। तो मुझे लगता है कि 283 284 के अगर नेचुरल गैस आता है तो शॉर्ट सेल करना चाहिए 291 के स्टॉप लॉस के लिए, स्टॉप लॉस के हिसाब से। और 267 ये मुझे डाउन साइड नजर आता है। 285 की जो पुट है, मुझे लगता है वो अराउंड 4.5 के अराउंड बाय करना चाहिए। 1 रुपए की स्टॉप लॉस मेंटेन करे, 10 रुपए के लक्ष्य उसमें। ओके, तो पुट ऑप्शंस के जरिए भी जाए, फ्यूचर्स में भी आपको बेचने की सलाह यहाँ पर आ रही है। 280 के स्ट्राइक की पुट किशोर सर ने भी कही और 285 के स्ट्राइक की पुट आप खरीदने की सलाह दे रहे हैं। चलिए एग्री मार्केट की चाल देखते हैं। ग्वार सीड ग्वारगम आज दोनों में रिकवरी है, शॉर्ट कवरिंग से ये तेजी आ रही है। कल के सत्र में हम काफी सुस्ती देख रहे थे। सोमानी जी, इन दोनों पर क्या राय है? 5260 के ऊपर है ग्वार सीड, ग्वारगम करीब करीब 9800 के करीब आ चुका है। यहाँ पर क्या किस तरह की चाल आगे दिख रही है ग्वार की?
ये 9650 मुझे लगता है एक बेसलाइन सपोर्ट बन चुका है ग्वारगम के लिए, और 5200 रुपए का जो लेवल है ग्वार सीट के लिए, मुझे लगता है इन लेवल पर यहाँ पर बार बार खरीदारी आ रही है। और जैसी 5400 के पास या 10,000 के आसपास ग्वार सीट और ग्वारगम जा रहे हैं, वहां पर दोबारा बिकवाली आ रही है। कुछ दिन से एक रेंज मेंटेन करके चल रहा है बाजार, अनलेस एंड अनटिल नए स्विंग फिगर्स निकल कर आते हैं कि स्विंग बढ़कर है, घटकर है, क्रॉप स्टेटस कैसा है, जो बरसात हुई है कितने सकारात्मक है, फायदेमंद है, यह सब निष्कर्ष करके ही इसमें कुछ नया चाल निकल कर आ सकता है। हाल फिलहाल मुझे लगता है कि ग्वार सीट 5200-5400 का रेंज मेंटेन करेगा, 96 से और 10,000 का लेवल गम मेंटेन करेगा। तो ये एक सपोर्ट लेवल है जो ध्यान आप रखिएगा ग्वारसीड ग्वारगम दोनों को लेकर। आज जीरे में फिर से कमजोरी है, क्या 19,000 के नीचे आने की संभावना है? और नियर टर्म का आपका रेंज क्या है जीरे का, सोमानी जी? ये बिल्कुल बिल्कुल लगता है कि वीकनेस उसमें कंसिस्टेंट है और बरकरार है। आज भी ऊंजा मंडी में 10 से 12,000 बोरी की अराइवल्स है, जो कि सीजन की अराइवल्स होती है, और जो लिवाली है एकदम सुस्त है, एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी सी कमजोर है, उसके चलते मुझे लगता है कि 18,800 का लेवल मुझे लगता है कि आज शाम में या कल दिखा सकता है। ऊपर में ऊपर मैक्सिमम मुझे लगता है कि 20,200 20,400 यह अपसाइड पोटेंशियल है, और डाउनसाइड 18,200 18,300 का ये दायरा है। 18,300 से 20,400 ये दायरा मुझे लगता है कि आने वाले समय में मेंटेन करेगा। ओके, तो 18,200 18,300 और ऊपर में 20,200 से 20,300 तक के दायरे में ये बाजार रह सकता है। हल्दी आज हल्की नरमी दिखा रही है। इस साल कहा जा रहा है कि उत्पादन काफ़ी बेहतर रहेगा, मानसून की चाल जिस तरह की दिख रही है 13,200 के आसपास है, और गिरावट दिख रही है 13,000 के नीचे भी आने की संभावना है क्या हल्दी में, सुमानी जी? जी, सोइंग तो निश्चित तौर से बढ़कर है और फसल भी काफी अच्छी है, बरसातें भी काफी अच्छी हुई है, लेकिन इसमें कैरी फॉरवर्ड स्टॉक काफी कम है, जो प्राइसेस को 13,000 के आसपास मेंटेन कर रहा है, इसको सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है कि जो आज सोइंग होगी फसल कम से कम हमारे यहाँ फरवरी या मार्च में आएगी, तब तक के हल्दी हमें कम से कम हर महीने 2 या 3 लाख बैग्स लगेगी। अगर मुझे लगता है कहीं अगर इसमें शॉर्टेज क्रिएट हुआ तो 13,000 का लेवल बेस मेंटेन करके ऊपर में एक बार 15,000 जाने की इसकी संभावना नजर आ रही है। ओके, धनिया सर बता दीजिए, धनिया आज मुनाफा वसूली है, तेजी तो अच्छी बनी थी, हो सकता है कि एक नियर टर्म का दिख रहा हो, लेकिन क्या अभी भी बाकी मसालों के मुकाबले यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल है क्या बढ़ने का धनिया में? जी बिल्कुल, निचले स्तर देखते हैं तो 6800 के लेवल से 7800 के लेवल से मतलब करीब करीब 12% की तेजी इसमें आ चुकी है। फिजिकल स्पॉट में काफी अच्छी डिमांड है, और मुझे लगता है कि अच्छे मालों की ग्राहकी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो अभी हाल फिलहाल तो ये काफी ऊंचे लेवल पर आ गया है, 7800 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, मुझे लगता है थोड़ा डिप का इंतजार करना चाहिए। 7560 7550 के आसपास आता है तो वहां धनिया बाय कर सकते हैं 7400 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में दोबारा 7860 और 8020 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए वक्त है ब्रेक का। किशोर सर आप बने रहिए, आपके साथ एक अहम खबर आपसे मैं जानना चाह रहा हूं। एमसीएक्स पर जो ट्रेडिंग हॉल्ट हुआ था शुरुआती कारोबार में, इन हॉल्ट की खबर आई सुबह सुबह ही 9:05 से भाव अपडेट नहीं हो रहे थे, तो मेंबर्स को थोड़ी दिक्कतें ज़रूर हो रही थी। फिर एक्सचेंज की तरफ से जानकारी दी गई कि 9:45 पे ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, हालांकि ट्रेडिंग फिर 10:15 पे शुरू हो पाई। किशोर सर, क्या वजह क्या बताई गई थी और आप लोगों की कोई दिक्कतें तो नहीं हुई इस दौरान? नहीं मृत्युंजय, सॉरी विशमोन, यहाँ पे सी मार्केट अगर चलता, मार्केट में अगर दिक्कतें आता तो जनरली मेंबर्स को इश्यूज होते हैं, बिकॉज पोजीशंस बने हुए रहते हैं, एंड जो पोजीशंस ऑर्डर्स कटता नहीं है वगैरह वगैरह। तो आई थिंक ये बिकॉज मॉर्निंग में बिफोर इवन मार्केट स्टार्टेड हुआ था, इसके वजह से हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, बट क्लाइंट्स को जो ट्रेडिंग करने का जो मौका नहीं मिला था, सो रिस्क को लेकर हमको ज्यादा कुछ इश्यू नहीं हुआ है, बिकॉज मार्केट वाज नॉट रनिंग एट ऑल। अगर मार्केट रनिंग चलता था और बीच में कुछ बंद हो जाता है तो देन ऑर्डर्स प्रोसेसिंग वो सब का इश्यूज आ सकते थे। बाकी आई डोंट नो अबाउट द रीजन व्हाट इज हैपनिंग देयर। आई थिंक वी वर ट्राइंग टू रीच देम, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी होगा, बट मुझे रीजन तो मुझे मालूम नहीं है। ओके, हालांकि एक्सचेंज की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया था कि उन्होंने कहा है कि टेक्निकल इश्यूज थी, कुछ क्लियरिंग टेक्निकल प्रोसेस में और फाइल शेयरिंग में दिक्कतें हो रही थी, जिस वजह से उन्होंने ट्रेडिंग को हॉल्ट किया था और बाद में 10:15 पे उन्होंने शेयर किया था। लेकिन सवाल कुछ चीज़ों पे इसलिए उठता है कि एनएससी और एनसीडीएक्स भी इस तरह के टेक्नोलॉजी पार्टनर टीसीएस ही है, उसके बाद भी एमसीएक्स के साथ ही क्या दिक्कत है? क्या ब्रॉडबैंड को लेकर कोई इशू हो सकता है इस वजह से ये दिक्कत हो? कि कोई टेक्नोलॉजी पार्टनर तो सेम ही है एनएससी पर भी और एनसीडीएक्स पर भी, किशोर सर?
अगेन टेक्निकल डिटेल्स मुझे मालूम नहीं है हाउ इट्स गोइंग ऑन। सो अभी हमको ऑफिशियली कुछ बोला नहीं गया है कि क्या हुआ है। सो कुछ प्रोसेसिंग डिले हुआ है, ऐसा है। अगेन आई एम नॉट रियली टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन टू कमेंट ऑन दैट। ओके। सो मानी जी, आपके किसी क्लाइंट्स वगैरह को तो दिक्कत नहीं हुई? क्योंकि बेचैनी तो बढ़ती है अगर आपके पास पोजीशन कोई पुरानी पड़ी हो, आप कैरी कर रहे हैं, और अगर उस दिन शुरुआती कारोबार में अगर ट्रेड ना हो रहा हो, तो इस तरह की कुछ शिकायतें आपके क्लाइंट्स वगैरह की तरफ से भी आई, और आप लोगों को क्या दिक्कतें हुई? सर आपका ऑडियो म्यूट है सर, सोमानी जी। नॉर्मली जो मैक्सिमम वॉल्यूम का समय होता है हमारे पास, वो मॉर्निंग आवर्स में होता है या फिर इवनिंग सेशन जब यूएस मार्केट ओपन होता है। शायद अगर ये यूएस मार्केट ओपनिंग के समय होता तो ये दिक्कतें और परेशानी और ज्यादा होती, क्योंकि शाम के समय में डेटा आता है और डेटा के समय वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है और पोजीशन भी बहुत ज्यादा होती है। जो कि शुरू ये 9:05 पे हुआ और सवा घंटा कहीं ना कहीं ये हॉल्ट था, तो प्राइसेस में बहुत ज्यादा उठापटक नहीं थी उस समय। इस दौरान बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आई। जो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी थी वो थोड़ी सी ऊपर नीचे में हुई है, बट ऐसी बहुत ज्यादा परेशानियां दिक्कत नहीं आई। टेक्निकल ग्लिच है, ह्यूमन एरर नहीं है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए और कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं होनी। ओके, तो ह्यूमन एरर नहीं है, टेक्निकल दिक्कतें हैं, इसे सॉर्ट आउट कर लिया गया है एक्सचेंज के फ्रंट से, और ये जानकारी एक्सचेंज की तरफ से दी भी गई है। तो टेक्निकल दिक्कतें इस तरह की होती हैं एक्सचेंज को लेकर, और अब किसी तरह की दिक्कत नहीं है, सुचारू रूप से वहाँ पर काम हो रहा है। शुक्रिया सोमानी जी आपका, किशोर सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए मुनाफे की मंडी को ही समेटते हैं। जाने से पहले हमारे जो भी किसान भाई हमें देख रहे हैं उनके लिए अपडेट ये है कि आप अपनी दिक्कतों का वीडियो बनाएं, अपने खेती किसानी से जुड़ी हुई जो भी परेशानी आपके पास है वो हमसे शेयर कर सकते हैं। आपके लिए हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी आवाज़ को हम स्वदेश की आवाज़ बनाएंगे, और खेती किसानी से जुड़ी हर परेशानी का वीडियो, मैसेज, इमेज, जो भी फोटो खींचकर आप भेज सकते हैं, और लगातार हर दिन शाम को 5:30 बजे के शो में हम आपके आवाज़ को, आपकी वीडियो को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए इसी के साथ मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे FNO जंक्शन, जहाँ पर वायदा बाजार का पूरा एक्शन और पूरा अपडेट आपके लिए होगा। जल्द लौटते हैं।